कि जिस तरह से बिहार में लालू जी का जो गुंडागर्दी था उनके शासन में, उससे 50 गुना गुंडागर्दी टीएमसी ममता बनर्जी के शासन में है। गुंडागर्दी का पराकाष्ठा हो गया है। अब जिस ममता बनर्जी को प्रोटोकॉल का ज्ञान नहीं है, उसको मुख्यमंत्री बने रहने का कोई उचित नहीं है। केंद्र सरकार से पुरजोर निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ प्रेसिडेंट रूल लागू करें, तभी वहाँ निष्पक्ष चुनाव सही तरीके से होगा। नीतीश कुमार जी स्वयं भविष्य को देखते हुए और बिहार की राजनीति को देखते हुए वो राज्यसभा में जाएंगे। और मुझे कहने में इतराज नहीं इस बात का कि नीतीश कुमार जी सिर्फ राज्यसभा के मेंबर नहीं बनेंगे, बल्कि नीतीश कुमार जी सभी लोग को लेकर चले, हर समाज को लेकर चले, हर नेता को लेकर चले, नागमणि जी को छोड़ के। नागमणि, अच्छा, मतलब इस बात का गिला शिकवा है नागमणि जी को कि नागमणि जी को छोड़ कर, लेकिन आप छोड़ कर आए हैं, वो कहाँ छोड़े थे? एलजेपी का 29 एमएलए तोड़ करके बाबू नीतीश कुमार को समर्थन दिए, लेकिन कुछ कन्फ्यूसिया टाइप के नेताओं के वजह से नीतीश कुमार पर मैं दोष नहीं देता हूँ। कौन है वो लोग? बिहार की जनता जानती है। वो पूरा बिहार की जनता जानती है कि कौन ऐसे लोग चंडाल चौकड़ी है जो उनको गुमराह करने का काम किया है। देखिए, बिहार में राजनीतिक सरगर्मी के बाद बिहार और बंगाल, यूं तो कहे पूरा देश की राजनीतिक साधने की तैयारी चल रही है, लेकिन अब बिहार का बंगाल साधने के लिए नागमणि जी चलने वाले हैं बिहार से बंगाल। लेकिन बंगाल पहुंचेंगे उससे पहले बिहार में बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी पर चर्चा करेंगे। और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी है, साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता भी, सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिहार तो अब साध लिए, बिहार में नीतीश के निशांत को भी खड़ा कर दिए, बंगाल साधने निकलेंगे उससे पहले सवाल है बिहार पे कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, खुश है ना? देखिए, नीतीश कुमार एक काफ़ी मंजे हुए नेता हैं और बिहार के लिए उन्होंने जो काम किया है वो कभी बिहार की जनता भूल नहीं सकती है। क्योंकि यहाँ जो इसके पहले शासन लालू जी का था उसमें बिहार हर तरह से पीछे था, लेकिन बाबू नीतीश कुमार जी के नेतृत्व जो सरकार बनी वो बिजली लाए, रोड का डेवलपमेंट कराए, पुल पुलिया का निर्माण हुआ और हर क्षेत्रों में काफ़ी शानदार काम किए हैं। इसलिए बिहार की जनता उनको भूल नहीं सकती। क्या वही उम्मीद निशांत से भी है? देखिए, निशांत कुमार जी एक काफ़ी सोबर और जेंटिल युवा हैं और हर युवा के दिलो दिमाग में भविष्य छिपा रहता है। मुझे पूरा विश्वास है कि नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं, निश्चित रूप से आम जनता का तो समर्थन उनको मिलेगा, इस पर कोई बहस नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार जी का जो कंट्रीब्यूशन बिहार के लिए है बट नेचुरल है कि उनका लड़का को मिलेगा ही, लेकिन अब उन पर डिपेंड करता है कि कैसे तमाम लोग को लेके चलते हैं। अब उसमें कुछ लोग जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि कुछ लोग के चंगुल में ये फंसे नहीं, ये पूरे बिहार की जनता का वो डिमांड है। आम जनता को लेकर जैसे नीतीश कुमार जी सभी लोग को लेकर चले, हर समाज को लेकर चले, हर नेता को लेकर चले, नागमणि जी को छोड़ के। नागमणि, अच्छा, मतलब इस बात का गिला शिकवा है नागमणि जी को कि नागमणि जी को छोड़ कर, लेकिन आप छोड़ कर आए हैं, वो कहाँ छोड़े थे? देखिए, पूरा बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका में रहा है। एलजेपी का 29 एमएलए तोड़ करके बाबू नीतीश कुमार को समर्थन दिए, लेकिन कुछ कन्फ्यूसिया टाइप के नेताओं के वजह से नीतीश कुमार पर मैं दोष नहीं देता हूँ। नीतीश कुमार बहुत अच्छे नेता रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे गलत लोग के वजह से हमारे ऐसे लोग को वो दरकिनारा करने का काम किया है। एक मिनट हम रोकेंगे। अभी आप थोड़ा देर पहले बोले कि निशांत बाबू के चंगुल में ना फंसे तो बहुत अच्छा कर सकते, फिर अभी आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों के कारण नीतीश बाबू अब दरकिनारा करती। कौन है वो लोग? बिहार की जनता जानती है। वो पूरा बिहार की जनता जानती है कि कौन ऐसे लोग चंडाल चौकड़ी है जो उनको गुमराह करने का काम किया है। इसलिए मैंने कहा कि निशांत कुमार जी का भविष्य है बहुत अच्छा और ऐसे किसी के
जो चौकड़ी है उस चौकड़ी में न पड़ के आम जनता के बीच रहें, ताकि उनको पूरा का पूरा सब। सर, अब भाजपा के वरिष्ठ नेता है, अभी नीतीश कुमार के जो सबसे बड़े शुभचिंतक है वो राजद परिवार बनी हुई है, विपक्ष बनी हुई है। उनका कहना है कि नीतीश जी जो है कि आइसोलेटेड हो गए हैं, किडनैप हो गए हैं, डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं नीतीश कुमार। ये और विपक्ष कह रही है कि उनको बिहार नहीं छोड़ना चाहिए, बिहार में ही रहना, यानी कि नीतीश कुमार के सबसे बड़े शुभचिंतक विपक्ष बनी हुई है अभी। एक हमारे पितामह शहीद जगदेव प्रसाद ने कहा था कि दुश्मन अगर बड़ाई करे तो समझो गलत रास्ता पर हो, और दुश्मन अगर खिलाफ करे तो समझो कि सही रास्ता पर हो। ये विपक्ष जो है कब से नीतीश कुमार का समर्थक बन गया? बिहार से नहीं जाने देना चाह रही है सर। वही तो बता रहे हैं, इसलिए विपक्ष का कहना बिल्कुल गलत है। नीतीश कुमार जी स्वयं भविष्य को देखते हुए और बिहार की राजनीति को देखते हुए वो राज्यसभा में जाएंगे। और मुझे कहने में इतराज नहीं इस बात का कि नीतीश कुमार जी सिर्फ राज्यसभा के मेंबर नहीं बनेंगे, बल्कि बीजेपी प्रॉपर वे में उनको मान सम्मान देगी। और वो बीजेपी का आला कमान तय करेगा कि उनको कौन सा सुटेबल जगह देती है। जगदेव बाबू कहे थे कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। क्या तीसरी पीढ़ी राज करने के लिए तैयार है? क्या वो दिन अब बिहार को देखने को मिलेगा सर? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद का जो सिद्धांत था, जो नारा था, आज हूबहू पूरे देश में सब लोग मान रहा है। आज यूजीसी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सुप्रीमो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के राजनीतिक चाणक्य अमित शाह साहब ने जो यूजीसी तमाम जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के लिए उन्होंने कानून बनाया, ये क्या संकेत देता है? ये अमर शहीद जगदेव प्रसाद का सपना था। और इतना ही नहीं है, कभी पहले भारतीय जनता पार्टी को लोग सवर्णों की पार्टी कहती थी, लेकिन आज कहने में कोई इतराज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो तमाम लोग को पूरी प्रायोरिटी के साथ लेकर चल रही है। यही कारण है कि देश का राष्ट्रपति कौन है? आदिवासी महिला है। देश का उपराष्ट्रपति कौन है? जो अनुसूचित जाति से आते हैं। उसी तरह से देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन है? पिछड़े वर्ग का है। तो मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने किन की लड़ाई लड़ी थी? उनका लड़ाई ही था कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, जो माइनॉरिटीज है, ऊंची जात में जो गरीब लोग हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो जो सत्ताधारी दल है वह तो अमर शहीद जगदेव प्रसाद के सपनों को पूरा करने का काम कर रहा है। और जो काम बाकी है वो भी काम हमारी पार्टी की सरकार करेगी, मुझे पूरा का पूरा विश्वास है। अब सर थोड़ा बिहार से बंगाल चल देते हैं, पड़ोसी राज्य में। बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आप लगातार घूम करके आ रहे हैं और फिर हमें सूचना है फिर कुछ ही देर में आप बंगाल निकलने वाले। कौन सा समीकरण साधेंगे? इसलिए कि अभी कुछ दिन पहले देश की राष्ट्रपति गई थी बंगाल, वहाँ पे उनको फजीहत झेलना पड़ा। सीएम सहित कोई मंत्री उनके स्वागत में नहीं आए। आप जा रहे हैं, कैसे वहाँ पे साधेंगे? बीजेपी की इतनी जो बेड़ा गर्क है बंगाल में, कैसे उसको सब निपटाएंगे? किस प्रकार से भाजपा की जड़ को मजबूत करेंगे बंगाल में? देखिए, कलकत्ता कभी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्री वहाँ था और करोड़ों करोड़ मजदूरों को काम मिलता था। पूरा कलकत्ता देश का एक तरह से शान माना जाता था। लेकिन जब से वहाँ कांग्रेस की सरकार आई, सीपीएम की सरकार बनी और टीएमसी की अभी सरकार, कलकत्ता बिल्कुल वीरान हो गया है। वहाँ का 100% जनता ये इस तरह की जो सरकारें हैं उसे बिल्कुल क्षुब्ध हो चुका है। और मास स्केल पर वहाँ की जनता चाहती है कि बीजेपी की सरकार बने, ताकि केंद्र और वेस्ट बंगाल दोनों अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उसी तरह का इंडस्ट्रीज का जाल बिछाने का कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के द्वारा है। तो उससे मास स्केल पर वहाँ की जनता चाहती है।
लेकिन मैं आपको एक बात जरूर करना चाहता हूँ कि मैं वहाँ 1 जनवरी, लोग 1 जनवरी को पिकनिक मनाते हैं देश का, मैं 1 जनवरी से लेके 8 जनवरी तक कलकत्ता के विभिन्न जिलों का मैंने दौरा किया और मैंने महसूस किया कि जिस तरह से बिहार में लालू जी का जो गुंडागर्दी था उनके शासन में, उससे 50 गुना गुंडागर्दी टीएमसी ममता बनर्जी के शासन में है। गुंडागर्दी का पराकाष्ठा हो गया है। चुनाव के टाइम में कोई अगर एक फ्लैट में अगर 200 लोग का फ्लैट है और गेट पर ही 5 गो टीएमसी का गुंडा बैठ जाता है और बोलता है कोई वोट नहीं देगा, डर से कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए, और दूसरा अभी जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया गई, ये प्रोटोकॉल है। अब जिस ममता बनर्जी को प्रोटोकॉल का ज्ञान नहीं है, उसको मुख्यमंत्री बने रहने का कोई उचित नहीं है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से जरूर कहूँगा, अब बताओ कि चुनाव आयुक्त जो बिल्कुल निष्पक्ष होता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में नहीं जाता है। और जब मुख्य चुनाव आयुक्त गया वेस्ट बंगाल में, गो बैक, एकदम संविधान का धज्जी लोगों को उड़ा रहा है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से पुरजोर निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ प्रेसिडेंट रूल लागू करें, तभी वहाँ निष्पक्ष चुनाव सही तरीके से होगा। और नहीं तो जिस तरह का गुंडागर्दी है उस पर जब तक काबू नहीं पाया जाएगा तब तक निष्पक्ष चुनाव मुश्किल है। हाँ, इतना मैं अंत में जरूर कहना चाहता हूँ कि वहाँ की मास जनता बीजेपी को चाहती है, टीएमसी के खिलाफ है। इसलिए अगर एज इट इज भी चुनाव होगा तो वहाँ की जनता चुपके वोट करेगी और चुपके वहाँ की सरकार बीजेपी बनेगी। अंतिम सवाल, विश्व में कई देश आपस में युद्ध लड़ रहे हैं, भारत में काफी पैनिक माहौल है, कई प्रकार की खबरें चल रही है, सिलेंडर की कमी होने वाली है, तेल की कमी होने वाली है, पेट्रोलियम की कमी होने वाली है। हम चाहेंगे कि आप भाजपा के नेता है, आपकी पार्टी की सरकार है, केंद्र में, राज्य में है, किस प्रकार से लगता है, क्या वाकई में ऐसी परिस्थिति आने वाली है कि पेट्रोलियम की, ईंधन की कमी होने वाली है? क्या पैनिक होने की आवश्यकता है देश की जनता को? नहीं, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मैक्सिमम तेल जो है इन देशों से आता था। जी बिल्कुल। और जब रोक लगा दिया है तो नेचुरल है कि महंगाई तो यहाँ भी बढ़ेगी। अलग बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर काफ़ी साथ है और भारत को हम समझते हैं कि यहाँ की जनता को कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कुछ तो महंगाई बढ़ेगा, इसमें कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी थे। बिहार चुनाव से पहले भाजपा में और बिहार भाजपा को साध लिए, अब बंगाल भाजपा को साधने चल रहे हैं बंगाल विधानसभा चुनाव में। देखना दिलचस्प होगा कि हालांकि अब नीतीश बाबू राज्यसभा जा रहे हैं, नागमणि जी को इस बात का गिला भी है, शिकवा भी है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस जिम्मेवारी को नागमणि जी के ऊपर बंगाल के अंदर दी जा रही है, आखिर बंगाल में बीजेपी कितना उभरती है या कितना गिरती है। फिलहाल तमाम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे 3 नेशनल नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।